दिल्ली ਵੱਲੋਂ 5 रोज़ा थिएटर फैसटीवल किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फैसटीवल है ਜਿਹੜਾ कि हर साल दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੰਗ ਮਹਾਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ जनवरी के अखीर से शुरू होंदा सी, पूरा फरवरी चलता सी, एक महीना का होंदा सी। वो 5 दिन का रंग महोत्सव बठिंडे में भी आयोजित किया जा रहा है। तो अज इसका आगाज़ है, अज 8 तरीक है तो अज 8 तरीक को मुंबई महाराष्ट्र तो टीम आई है। उन्हों का नाटक है 5 अगस्त 1947 अंतिम रात। बहुत ही खूबसूरत नाटक हिंदी भाषा के। नमस्कार मित्रों, आप पर आमंत्रित करें आदरणीय बाली जी, आदरणीय कुलीन जी। धन्यवाद देना चाहूंगी विद्यालय परिवार को, विद्यालय की प्रधानाचार्य को और साथ में आए हुए नवनिर्वाचित मेयर जी। इसको तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है ब्रत्य बसु द्वारा रचित एवं विजय कुमार द्वारा निर्देशित नाटक 5 अगस्त 1947 अंतिम रात। शाम को नहीं मिल सकता मैं, शाम तक थक जाता हूं। खालिक समझा करो तो। खालिक मैं समझ में नहीं आ रहा तुम लोग इन चीजों को लेकर क्यों परेशान हो। ये काम मेरे हैं, मुझे मालूम है, मैं कर रहा हूं, बताऊंगा। मैं बताऊंगा कौन लॉ मिनिस्टर होगा, कौन लेबर मिनिस्टर होगा। तुम लोग परेशान मत हो। लियाकत से कहो कि अपने काम पर ध्यान दे। ओथ सेरेमनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होने चाहिए, समझ रहे तुम? हाँ ठीक है, रखता हूं जी। ये ले, ये दवाई तुम क्या लेके आई हो? अबूल का आपके चॉप्स बन रहे हैं ना, तो अबूल को मैंने वही देखने के लिए किचन भेजा। फाती क्या हो गया तुम्हें? अबूल को चौक देखने के लिए कहा है तुमने? भूल गई? अबूल एक सच्चा मुसलमान है। जिंदगी में कभी सुअर के मांस के चौक नहीं खाए होंगे उसने। उसे क्या मालूम कितना भूना जाएगा कितना नहीं। गौहर जैसे बनाता है उसे बनाना दो प्लीज। चॉप्स क्या आपने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया? हाँ, मैं लौट रहा था तो क्रॉफर्ड मार्केट रास्ते में थी। मेरा मन हुआ आया तो मैंने सिकंदर को भेज के मंगवा लिया। गाड़ी रोक कर? जाहिर है, और कैसे मंगवाता मैं? छू है मतलब, आपको कोई पहचान लेता तो? कैसे पहचानता? मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। बाहर से देखने वाले लोग पहचान के भी ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। वैसे भी मेरा सर झुका हुआ था। ये कौन सी दवाई ला रही हो? मैं तो पिछले हफ्ते आई है। डॉक्टर पटेल ने कहा है कि दिन में बस एक बार ही खानी है, खा लीजिए। फाती पटेल को कुछ मालूम भी है? मुझे लंग्स की बीमारी है, इन दवाइयों से ठीक नहीं होती है। कम से कम दर्द तो कम हो ही जाएगा ना भाईजान। हाँ, मुझे पता है कितना दर्द कम होगा।
डॉक्टर पटेल ने आपका कोटा फिक्स कर दिया है, दिन में 20 से ज्यादा नहीं पी सकते आप। स्वाति, इस बारे में कितनी बार बात हुई है हमारी? नहीं, तुम बताओ मुझे कितनी बार बात हुई है? मेरे पर्सनल मामलों में दखलंदाजी मत किया करो, और मुझे एक ही बात को बार बार क्यों कहलवाती हो? मुझे नहीं अच्छा लगता, प्लीज। कहाँ गए थे आप? एयरपोर्ट से आते ही सारा सामान घर में रखा और कहीं बाहर निकल गए, थोड़ा भी आराम नहीं किया। तो क्या करता? फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। तुम्हें मालूम है ना, सारे काम मैं ठीक वक्त पर करता हूं। और बल्कि तुम भी क्या कर रही थी घर में बैठ के? मैं तो सोच रहा था कि तुम गई होगी मनाड अपना डेंटल क्लिनिक देखने के लिए। क्या होगा उन सब पुरानी चीजों को देखकर? अच्छा है ना कि सब भुला दिया जाए। अच्छा सुनो सुनो, मैंने बुलाया किस लिए था मैं तो भूल गया। मैंने 11 तारीख को मुझे एक स्पीच देनी है कराची में, तो उसका मैंने ड्राफ्ट तैयार किया है, एक बार तुम जरा सुन लो। आप रुकती की कब्र पर गए? एक बार ये ड्राफ्ट सुन लो ना तुम। देखो मैंने क्या लिखा है। याद रखिएगा, अब आप लोग पूरी तरह से अल्लाह के निजाम में हैं। अपनी अपनी इबादतगाहों, मंदिरों और मस्जिदों में जाने के लिए आप लोग पूरी तरह आजाद हैं। सही कहा मैंने। आप वहां गए कि नहीं? आपका मजहब क्या है, आपकी जात क्या है, आपका कौम क्या है, इस सब का सियासत के मामलात से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वैसे भी जिस तरह मुस्लिम कौम पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह फिरकों में बटी हुई है, उसी तरह से हिंदू कौम भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, बंगाली, मद्रासी वगैरह फिरकों में बटी हुई है। भाईजान, मैं एक बात बताओ, मुझे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ मैंने जो ये मद्रासी और बंगाली लगाया, ये तुम्हें ठीक लग रहा है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ भाईजान। भाईजान? हाँ, आप मेरे भाईजान हैं। और तुम मेरी बहन है ना? गया था मैं आज मजगांव की उस कब्रिस्तान में गया था साथी। पहले वही काम किया, उसके बाद में कहीं और गया। भाईकला स्टेशन के बाहर वही सड़ी हुई मच्छी की बास आ रही थी। उसके बाद समंदर की लहरें, आसमान में बादल छाए हुए थे और पत्थरों से सर मारती ऊंची ऊंची समंदर की धारें। गया था मैं। ओके, तो इतनी मसरूफियात के बीच आप इसलिए दिल्ली से बॉम्बे आए। अब मुझे तो यही कहा कि साउथ कोर्ट के घर से कुछ सामान लेना है। हाँ लेना था ना। ये कुछ कागजात थे, कुछ फाइलें थी, कुछ किताबें थी और कुछ कपड़े भी थे। साथी, ये बॉम्बे शहर मेरी नसों के साथ, नसों में बहता है, मेरे वजूद के साथ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं भूल सकता इसको। अलाहाबाद हिल, नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अरब महासागर, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, बॉम्बे हाई कोर्ट, चर्च गेट, विक्टोरिया टर्मिनस। रोज बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, रात रात तक जाकर कब वकालत में लिखना। इस शहर ने मेरी जिंदगी को निचोड़ लिया है फाती, जानती हो तुम। मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस शहर को। इस शहर ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन और फाती, माजी को ऐसे भुलाया नहीं जा सकता।
जिंदगी कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है कि जब चाहा डस्टर लिया और पहुंचकर सब कुछ साफ कर दिया। आज आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? इतना एक्साइट ना हो। शायद इसलिए कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर को छोड़ के जा रहा हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगा मैं। मगर तुम ठीक कह रही हो, मुझे इतना एक्साइट नहीं होना चाहिए, मानता हूं मैं। आपको मेरा वो क्लिनिक याद है? आप ही ने तो बनवाया था। हाँ याद है। वो तुम्हारे अबूल ने मेरे चौक जला दिए होंगे। नहीं नहीं, बाकी मुझे मालूम है, तुम जाती बाकी। अरे नहीं जलाए अरे होंगे। जाओ तो सही। हाँ मैं देख लेती और हूँ। सुनो, आप- मुझे एक कॉफी भिजवा देना प्लीज। अच्छा, रुक्ती की कब्र पे आपने फूल कौन से चढ़ाए? क्रिसैंथेमम? मुझे याद नहीं है फाती, कैसे कैसे सवाल करती हो तुम। वहां ग्लोरी चर्च के पास एक लड़का कुछ फूल बेच रहा था, वही फूल मैंने खरीदे और रुक्ती की कब्र पे चढ़ा दिए। और सुनो, हाँ वो बेडरूम है ना, उसके उधर एक बहुत बड़ा रैक है, उसके अंदर शेक्सपियर का कंप्लीट सेट है, कैम्ब्रिज का। प्लीज उसको पैक करवा देना। हाँ। बाकी किताबें मैं देखता हूँ क्या मैं करना है। करवा देती हूँ। और हाँ, नहीं वो सूट तो मैंने पैक कर लिया था मैं। हाँ, वो कुछ लेडीज ड्रेस है वहां पर उसी वार्डरोब के अंदर। समझ गई। रुक्ती का गाउन और उसकी स्कर्ट मैंने आपके बिस्तर पर सजा कर रख दी है। आप बैग कौन सा लेंगे ये नहीं जानती थी। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख। थैंक यू। बस देखना इन लोगों में से कोई रुक्ती के ड्रेसेस को छेड़े नहीं प्लीज। नहीं छिड़ेगा, मैं कॉफी भिजवाती। पीरजादा को दीजिए। हाँ पीरजादा, वाइसरॉय के सेक्रेटरी से कहो कि 7 तारीख को मैंने इंडिया से कराची जाना तय किया है। हाँ मुझे मालूम है, वाइसरॉय साहब को मालूम है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो वाइसरॉय साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैं चाहूं तो उनके प्राइवेट प्लेन से कराची जा सकता हूं। बस मुझे उनको एक लिस्ट देनी पड़ेगी जिसमें यह बताना पड़ेगा कि फाती के अलावा मेरे साथ कौन कौन उस प्लेन में जाएगा। तो नहीं, तुम चागला से कहो कि उस लिस्ट को तैयार करेगा और कल जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मेरे साथ डिस्कस करके उसे फाइनल कर लेगा। ठीक है? हाँ रखता हूं। क्या? कौन तुम्हारी बात नहीं मान रहा है? माउंटबेटन का सेक्रेटरी? पीरजादा अपनी पोजीशन को समझो। अब तुम कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हो, पाकिस्तान के होने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल के एडीसी हो। असाइड योर पोजीशन। हाँ ठीक है। आप यहाँ? हाँ मिस्टर बेगुल, कैसे? मैंने सुना कि आज आप हमारे शहर आए हैं। आपका शहर? जी हाँ, मेरा ही शहर। 10 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आपको किसने बताया कि मैं आपके शहर आया हूँ? कायदे आजम कब किस शहर में रहेंगे ये जानने के लिए मुझे किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। अब तो पूरा देश जानता है।
मैं आज सिर्फ एक दिन के लिए आया हूं, बिना किसी को बताए हुए। जानती। क्या है? मंगलदास के सामने ताजे फल मिल रहे थे, पीच, करौंदा, कैरम बोला, तो सब थोड़ा थोड़ा ले आई आपके लिए। थैंक यू। ये आप क्यों उठा के लाई हैं? आपका ड्राइवर कहाँ है? आपकी सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया, तो मैंने, बुआ कहाँ है? बुआ ये आ गई। अरे देना तुम कब आई? बस सुना आप लोग आए तो मैं मिलने चली आई। अच्छा ये देखो, मेरे लिए फल लेके आई। लाइए, मैं इसे रखवा देती हूँ। अच्छा, तुम खाना तो खाकर ही जाओगी ना? नहीं नहीं, मैं जल्दी चली जाऊंगी। नेस को सोता छोड़कर आई हूँ। नेस, क्या उम्र हो गई उसकी? 3.5 साल का हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, मैं खाना देखती हूँ। नहीं नहीं बुआ, मैं जल्दी चली जाऊंगी और मैं जल्दबाजी में आई तो आपके लिए कुछ ला नहीं पाई, सॉरी। मेरे लिए तुम क्या लाओगी? तुम आ गई हो, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। कॉफी पियो। नेस दोपहर में क्या करता रहता है? शाम को क्यों सोता है? दरअसल दोपहर में ही सोता है, शाम को तो उसके टीचर आते हैं। अच्छा। कल तबीयत खराब थी इसलिए आज दोपहर में सो गया। ओह, अगर उसको भी ले आती तो कम से कम मैं मिल लेता उससे एक बार। मैं सोच रही थी ले आती, पर मुझे तो लगा कि आप बहुत बिजी होंगे। हाँ, ये तो है। देख रही हो, घर का सारा सामान पैक हो चुका है। एक्चुअली आधा से ज्यादा सामान मैंने पिछले महीने कराची औरंगजेब रोड के बंगले पर भेज दिया था। बस बाकी सब भी पैक हो चुका है, किसी भी रोज चला जाएगा ये। अब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे मतलब नेक्स्ट के लिए क्या भिजवा सकता हूँ? नहीं नहीं, बहुत खिलौने उसके पास, कोई जरूरत नहीं। तो आप इस वजह से आए थे बॉम्बे, ये घर खाली करने के लिए? आपको इससे क्या? आपके अब्बू कब कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, आपका तो इससे कभी कोई लेना देना था ही नहीं। पर मैं तो आपकी सब खबर रखती हूँ ग्रेवल। एक साल पहले ही आपकी यहाँ जवाहर अंकल से मीटिंग हुई थी, राइट? हाँ, उस बात को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आज से 10 दिन के बाद मेरी हर खबर पाकिस्तान भी रखेगा। बट आपको क्या फर्क पड़ता? इतने दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, एटलीस्ट आज तो आप इस तरीके की बात करती हैं। खैर, आखिर आपने कर दिखाया। आपके सिवा कोई भी इंसान अकेले एक नया मुल्क तैयार नहीं कर पाता। अब तो आप फख्र से कह सकते हैं कि मेरी 2 औलादें, एक दीना और दूसरा पाकिस्तान। परसों 7 तारीख की शाम को मैं वॉइसरॉय के प्राइवेट जेट से कराची जा रहा हूं, और मैंने ये भी सुना है कि वहां कराची में मेरे इस्तकबाल के लिए बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां हो रही हैं। इसीलिए तो बट आपको क्या पता? इतनी भीड़ भाड़ के बीच में यकायक दिल्ली से बॉम्बे क्यों आ गए? ऐसे ही बताया मैंने, थोड़े बहुत कागज थे, कुछ फाइलें थी, कुछ कपड़े। आप आज मेरी अम्मी की कब्र पर गए थे मिस्टर बिल्कुल। आखिरी बार अम्मी की कब्र पर फूल चढ़ा। वोहर को मैंने कीमा कटलेट बनाने को बोल दिया है, वो लाता होगा। भाईजान, वो कुकीज खत्म हो गए हैं और मैंने अबूल की तनख्वाह दे दी है। वो मुझे कह रहा था कि वो कल अपने घर जाएगा। वर्ली, मैंने अबूल को कहा था 2 दिन के बाद दिल्ली आ जाए, मैं उसे और गौहर दोनों को कराची में एक बहुत अच्छा फ्लैट दे दूंगा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है।
कहते नहीं नहीं, बाप दादा का घर नहीं छोड़ सकता मैं, पुराने ख्यालात का आदमी है। ये लोग पाकिस्तानी का बनने का मतलब नहीं समझ रहे हैं दीना। मैं अपने दिल्ली वाला घर वो छोड़ रहा हूं, ये माउंट प्लेजेंट रोड, मलाबार हिल, नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अरब महासागर, इसे छोड़ने को तैयार हूं मैं, और वो अपनी झुग्गी झोपड़ी नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान मैंने वो दिल्ली वाला घर उसको दे दिया है, सरदार वैशाख सिंह को। मेरे बहुत के बहुत बड़े आदमी हैं। आप इस घर को बेच रहे हैं? सोच रहा हूँ रखी क्या होगा, तुम बताओ। मतलब आपने इस घर की भी डील फाइनल कर दी? नहीं की है, मैं यही तो बता रहा था तुम्हें, वैशाख सिंह ने वो घर ले लिया है, तो मेरे को लगता है कि अब इस घर को भी बेचूं तो उसी को बेच देता, क्योंकि वैशाख सिंह को क्या लग रहा है कि अंग्रेज जाते जाते उसे भी सर शोभा सिंह की तरह सर का किताब लेके जाएंगे, और फिर जब इतिहास लिखा जाएगा दिल्ली का, तो कहा जाएगा कि इस दिल्ली जैसे बड़े शहर को 5 सरदारों ने मिलकर बनाया था। आप इस घर को मत बेचिए अबू। मत बेचिए मतलब क्या होगा क्या इस घर का? मतलब इस घर को रहने दीजिए, आप एटलीस्ट ये घर को रहने दीजिए। रहने दीजिए मतलब क्या, कौन रखेगा, मेंटेन कौन करेगा, क्या होगा इस घर का, तुम बताओ क्या होगा? आपकी तो आजाद भारत सरकार में बहुत पहचान है, आप किसी से कहिए, वो कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर देंगे। क्या बात कर रही है, मैं किस को कहने जाऊंगा, तुम बताओ किसको कहूंगा? और फिर मुझे ये बताइए कि कोई मेरी बात सुनेगा क्या? हाँ सॉरी बेटा, ये नहीं हो सकता। अब मैं आपकी इकलौती औलाद, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप इस घर को मत बेचिए। आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा इस घर को बेचना। तुम्हें चाहिए ये घर? क्या कह रहे हैं आप? नहीं तुम्हें चाहिए तो मुझे कोई घर नहीं चाहिए आपका। सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मेरा कहने का मतलब है अगर चाहिए तो आप रख लीजिए, वरना आई डिडंट वांट टू हर्ट यू। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मैं तो बस सही वक्त पे सही बात कहना चाह रही थी, और आप है कि दीना वाडिया, 8 साल पहले मैंने अपनी विल बनाई थी, उस विल में इस घर को मैंने तुम्हारी बुआ के नाम कर दिया था 8 साल पहले। मतलब कानूनन देखा जाए तो इसकी मालकिन ये है। अब तुम्हारी बात रखने के लिए ये चाहें अगर, तो इस घर को हम नहीं बेचेंगे, वरना मैं मतलब इसमें क्या कर सकता हूँ? भाईजान, मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि ये घर मेरे नाम है और आप जैसा चाहेंगे वही होगा, लेकिन इस वक्त मैं दीना की बात से सहमत हूँ। इस घर को ना बेचे, रहने दे। भाईजान, ये घर आपकी बुनियाद है, आपका पेशा, आपकी राजनीति। पाकिस्तान पाने तक पिछले 10 वर्षों से इस घर ने एक अहम भूमिका निभाई है। इस घर को ना बेचे, रहने देना। परसों हम लोग जा रहे अब हैं। वो अगर आप अम्मी की कब्र के आगे खड़े होकर पूछेंगे ना, तो वहां से भी आपको यही जवाब है। ओके, जवाहर से बात कराइए, जवाहरलाल नेहरू से बात कराइए। जी हाँ, क्या कह रही थी अभी आप थोड़ी देर पहले? क्या? आप कुछ कह रही थी ना कि मैं आपसे सही वक्त पर सही बात करना चाहती हूँ, और आप बताया तो, आपको तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। सही वक्त पर
सही बात। याद है मिसेस वाडिया, जब आपने वो मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों खूबसूरत पढ़े लिखे पैसे वाले मुस्लिम नौजवान थे, लेकिन आपको उन सबको छोड़कर एक पारसी से ही शादी करनी थी, तो आपने क्या कहा? देश में लाखों खूबसूरत वेल एजुकेटेड मॉडर्न मुस्लिम लड़कियां थी, तो आपने एक पारसी लड़की से क्यों शादी की मिस्टर बेबुल? सही वक्त पर सही बात। हसामत फाती, तुम जानती हो रुक्मी ने मुझसे शादी करने से पहले अपना नाम अपना मजहब सब बदल दिया था, जानती हो ना तुम? मरियम था अम्मी का बदला हुआ नाम। वैसे तो शादी से पहले मैंने भी अपना धर्म बदला था, मामला तो बराबर हो गया। मेरा अब्बू, मुझे याद है आप मुझसे बचपन में कहते थे मजहब इंसान की इकलौती पहचान नहीं होती है बेटा। मैं बचपन में क्या कहता था ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है अच्छी तरह। ये कि तब का मैं और आज के मैं में जमीन आसमान का फर्क है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में आदमी एक जैसा नहीं होता, वक्त के साथ बदलता रहता है। बदलाव जरूरी है, कुदरत का कानून है बदलाव। हेलो, हाँ जवाहर कैसे भाई? हाँ यार, एक छोटा सा काम था तुमसे। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि ये मलाबार हिल माउंट प्लेजेंट रोड का साउथ कोर्ट मैंशन हम लोग यहीं बेच रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि आने वाली 15 तारीख को तुम्हारी सरकार इस घर को एक्वायर कर ले और यहाँ कोई एम्बेसी खुलवा दे? नहीं नहीं नहीं, साउथ एशियन एम्बेसी नहीं भाई, यूरोपियन एम्बेसी। हाँ यूरोप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तुम देख लो, मतलब कानूनी तरीके से जो भी पॉसिबल है। आई नो आई लीव इट टू यू, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे वो। अरे यार, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, इतने बड़े मुल्क के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हो जवाहर। हाँ ठीक है, रखता हूं मैं। थैंक यू। सॉरी यार, थोड़ा परेशान कर रहा हूं। हाँ ओके। चलो, इस घर का इंतजाम हो गया। मैं भी जरा देखूं कि गौहर ने कटलेट बनाया या नहीं। गौहर, अबूल, आपकी तबीयत कैसी है अब्बू? तबीयत को क्या हुआ? बहुत अच्छी। ड्रिंक आप आज भी उतना ही करते हैं? बहुत कम हो गया, पिछले साल से तो आधा भी नहीं है। एक्चुअली पिछले साल बहुत तबीयत खराब हो गई थी। कैसे? तो क्या हुआ, मैं शिमला से ट्रेन से लौट रहा था बॉम्बे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई। इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बाकायदा गाड़ी रोककर डॉक्टर पटेल को बुलाया गया, उनको चढ़ाया गया गाड़ी में। बोले आपको उतारना पड़ेगा। मैं नहीं कर। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बोले नहीं, नथिंग डूइंग। और बाकायदा उन लोगों ने मुझे वो कल्याण स्टेशन पर उतार दिया, उतार कर मुझे अस्पताल ले लेके गए। वहां मेरा एक्सरे हुआ, तरह तरह के टेस्ट हुए, और डॉक्टर पटेल ने डिक्लेयर कर दिया आपको आराम की सख्त जरूरत है, 3 महीने के लिए सैनिटोरियम में जाके रहना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर जिन्ना 3 महीने के लिए जाकर सैनिटोरियम में रहेगा तो पाकिस्तान का मामला तो वैसे ही ठप हो जाएगा। हिंदू है ना, जानता है इस बात को डॉक्टर पटेल, मगर डॉक्टर अच्छा, बहुत अच्छा। और दीनिया वालिया, मैं कोई मौलाना आजाद नहीं कि 5 बजे फाइलें बंद और अपना ख्याल रखिए अब्बू, आपके नए मुल्क को आपकी बहुत जरूरत पड़ी। आपकी ये बात
सही वक्त पर सही बात। सही वक्त पर कही या नहीं पता नहीं, पर बात सही कही। तो ये ले आप लोग। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जी जी लगता है बहुत बढ़िया खाना बन रहा है। आपके जो चॉप्स है ना वो अभी तक पक रहे हैं। अबू उसे अपने ढंग से बना रहा है, वो गौहर के साथ मिलकर। बनाएगा ही बनाएगा। को कहाँ का है मालूम है ना तुम्हें? दिल्ली इंपीरियल होटल का गौहर। आप उसे एक दिन के लिए बॉम्बे लेकर आए? तो बाकी दीना को बताओ कि गौहर के अलावा मेरे लिए कौन ज्यादा हेल्दी खाना बना सकता है। हाँ, हेल्दी खाने का यही नमूना है। तुम्हारे अब्बू को रोज चॉप्स चाहिए, मसालेदार खाना चाहिए। रोज कहती रहती हूँ भाईजान उबली सब्जियां खाएं, लेकिन नहीं। उबली हुई सब्जियां खाऊंगा तो मुल्क की तरक्की कैसे होगी? हाँ? मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को बदल नहीं सकता, वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, इंसान को अगर घास फूस खाना था तो पेड़ों से उतर कर नीचे क्यों आया? हाँ, ऊपर ही पेड़ों में रहता, सब काम चल जाता। तो मिसेस दीना वाडिया, मैंने तो आपकी बात को समझ लिया, आपकी बात मान ली और जवाहर से बात भी कर ली। मुझे मालूम नहीं जवाहर कर पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। ही जेंटलमैन। और कम से कम एक बात पक्की है, अब वो इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। एनिमी प्रॉपर्टी है? हाँ, ये कोई नया कानून है, मैंने भी पिछले हफ्ते ही सुना है। जवाहर बड़ा बैरिस्टर है, उतना बड़ा नहीं है जितना मैं हूं, लेकिन कानूनी कीड़ा है, किताबों को खूब देखता है। एनी वो क्या करेगा क्या नहीं, अब वो ये जाने। लेकिन मिसेस वाडिया, मैंने अपना काम कर दिया। आपने जो कहा मैंने बात आपकी मान ली, और अब मैं कम से कम ये उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी एक बात जरूर मानेंगे। या हमेशा की तरह अब भी सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाएंगे? हाँ? भाईजान, आपके साथ कब किसने क्या किया ये आप भूल ही नहीं पाते। अतीत को भूलना सीखिए, कम से कम अपनी औलाद के साथ। यही तो मेरी प्रॉब्लम है फाती, यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी याददाश्त। मैं कुछ भूल नहीं पाता। चाहता हूं, बहुत चाहता हूं भूल जाऊं, लेकिन मैं फाती मैं नहीं भूल पाता। मैं क्या करूं? क्या बात है मिसेस वाडिया, आप एकदम गुमसुम होकर बैठी हैं, कुछ बोल ही नहीं रही। आप बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। आपकी अदालत में आने से तो सब घबराते हैं। मैं भी डरी हुई हूँ ये सोच के कि क्या मांगेंगे आप। दीना, तुम्हारे अब्बू जो भी मांगे इनकार मत करना, बाप की बात का मान रखना। उन्हें मांगने तो दीजिए बुआ। भाईजान, बताएं ना आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरे बनाए हुए मुल्क पाकिस्तान में मेरी बेटी अपने मुकद्दस कदम कब रखेगी। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होने के नाते क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है? पाकिस्तान, आजाद पाकिस्तान। कुछ सोचा है आपको आपने कैसा
पाकिस्तान का झंडा। ये रहा पाकिस्तान का झंडा, अपनी आंखों से देख लो। ये हरा रंग, इसका मतलब है कि इस्लाम के प्रति बिना किसी शर्त के टोटल सरेंडर। और ये सफेद रंग, इसका मतलब है कि अकलियत यानी माइनॉरिटीज की सुरक्षा की पूरी गारंटी। ये तो आपके मुस्लिम लीग के झंडे की तरह दिखता है। तो क्या मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर आप पाकिस्तान की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पाकिस्तान का झंडा किस तरह का होगा? इस झंडे को अमीर उद्दीन किदवई साहब ने डिजाइन किया है। आने वाली 11 तारीख को नई पार्लियामेंट में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और 14 तारीख को इसी झंडे के नीचे हमारी नई कैबिनेट ओथ लेगी। कैसा है, तुम बताओ? बहुत अच्छा है। और स्पेशली ये 1/4 हिस्सा जो अकलियत की हिफाजत की यकीन दहानी करता है, ये मुझे बहुत अच्छा है। तो अब वो पाकिस्तान में माइनॉरिटी महफूज सच मायने में रहेगा या सिर्फ झंडे में ही दिखाई देगा? एक काम करो, ये फोन रखा है, अपने अंकल जवाहर अंकल को फोन करके पूछो कि अंकल आपका मुल्क तो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर कंट्री होने जा रहा है, तो क्या आपके मुल्क में हर धर्म के लोगों को वाकई बराबरी का हक मिलेगा? पूछो। फोन करके क्यों? मैं जब मिलूंगी तो मैं उनसे ऐसे ही पूछ लूंगी। वैसे मेरे पास भी एक झंडा है अब। तो ये झंडा भी तो कांग्रेस के झंडे से मिलता जुलता है। इसे लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल नहीं पैदा हुआ? अपने बाप के झंडे को लेकर तो बहुत सारे सवाल हैं। इसे तुम यहां लेकर क्यों आई हो? कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं दिखाना चाहती। आज से कुछ दिनों के बाद 14 तारीख की रात को ठीक 12 बजे अपने जन्मदिन पर जी 15 अगस्त 1947 को मैं ये दोनों झंडे अपने छत पर फहराऊं। शायद नेस अंदर सो रहा होगा, मेरी आंखों में आंसू होंगे, पर मैं दिल से कहूंगी, मेरा भारत महान और पाकिस्तान नहीं आओगी तुम। मैं जानता हूं तुम पाकिस्तान नहीं आओगी। अबू, मैं गैर मुसलमान, क्या आइडेंटिटी होगी मेरी पाकिस्तान में? और स्पेशली आप गैर मुसलमान औरतों के प्रति अपना रवैया बदलें। फिर मैं जरूर आऊंगी पाकिस्तान, क्यों नहीं आऊंगी? मेरे ग्रे वुल्फों के हाथों से माना बनाया हुआ पाकिस्तान है, मैं क्यों नहीं आऊंगी? और ये मुल्क, ये इंडिया, इस मुल्क ने अगर तुम्हें सिटीजनशिप नहीं दी तो क्या करोगी तुम? मुझे क्यों सिटीजनशिप नहीं मिलेगी बुआ? मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मेरा बच्चा यहीं पैदा हुआ है, मेरा हस्बैंड यहीं का है, मुझे क्यों सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? पाकिस्तान में तुम्हारी सोशल पोजीशन क्या होगी, इस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार वहां जाकर हम लोगों को सेटल हो जाने दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी।
जरूरत पड़ी तो मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी, लंदन चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस डरावनी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और नेस्ट का क्या होगा? नेविल तो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सॉरी, मैं भूल गया था। नेस्ट से डाइवोर्स होने के बाद भी आप अभी तक मिसिरवाड़ी आ गए। आपके पति ने अपना पारसी धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है, आप अभी तक मिसिरवाड़िया है। आपके बाप ने एक पूरा का पूरा नया इस्लामिक मुल्क खड़ा कर दिया है, आप अभी तक मिसिरवाड़िया है। नेविल फिर से पारसी हो जाएगा। अबू वो हमेशा क्रिश्चियन नहीं रहेगा, उसने कहा था मुझसे। कमाल है, कमाल है। गजब! आपके पति रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक गाड़ी की तरह धर्मों में शंटिंग क्यों करते रहते हैं? और कोई काम नहीं उनको? आप लोगों की तरह नहीं है ना वो। सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, जानना चाहता है कि हर धर्म में क्या है। That's it. तो तुम उसे इस्लाम कबूल करने को क्यों नहीं कहती? उसकी तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। मैं उसे इस्लाम कबूल करने को क्यों कहूँ? और वैसे भी वो क्या करता है वो उसका मामला है। और अगर उसने इस्लाम कबूल कर भी लिया तो मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँ। फिर तो हमेशा ही पाकिस्तान में मेरी आइडेंटिटी मशकूक बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं ना, उस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम क्यों नहीं इस्लाम अपनाओगी? वो पारसी होकर, गैर मजहबी होकर भी अपना मजहब बदल सकता है, और तुम तलाकशुदा होकर, एक मुसलमान बाप की बेटी होकर भी अपना मजहब नहीं बदल सकती। मैं अपना मजहब नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरी अम्मी पारसी से मुसलमान हुई थी और मैं मुसलमान से पारसी। अपनी अम्मी की तरफ से पारसी समाज का कर्ज उतार दे। आप सुन रही हैं इनकी बात? ये पाकिस्तान पारसी समाज का कर्ज उतार। नीना वालिया बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत छोटी थी, आपकी अम्मी बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी, और अक्सर बीमारी की हालत में वो बहुत बड़बड़ करती थी। उन्हें लगता था उनसे कोई गलती हुई है। उन्होंने पारसी समाज को छोड़कर एक मुस्लिम से शादी करके बहुत बड़ी पाप किया है, और वही सब बातें उन्होंने वो सारी बातें तुम्हारे दिमाग में ठूस दी है। वो भूसा उन्होंने भरा है। प्लीज आप हल्के में अम्मी की हर बात को नहीं ले सकते। ये हल्की बात नहीं है, ये असली है। हमेशा ऐसा ही करते हैं। मैं अम्मी के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप भी इसी तरह करते हैं। आप लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। दीना, रात बहुत हो गई है, जाओ खाना खाकर सो जाओ। बहुत खिला दिया आपने, पेट भर के आ गए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सूप ही पी लेना। बॉम्बे कितना खूबसूरत शहर है ना मेरा। मालाबार हील पर टिमटिमाती हुई रोशनी पड़ रही है। नीचे कुछ गाड़ियां मुड़ कर चल रही हैं। खारे पानी की लहरें आती है और गप्पे लड़ाते लोगों को भिगोकर चली जाती है। पूरे संसार में कहीं कोई जंग नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ सुकून है और शांति। शांति। आपकी ये पोएटिक बातें
धरती के भीतर ही भीतर लगातार चलने वाली हलचल को रोक नहीं सकती। और आपको जो ये लगता है कि समंदर के किनारे बैठे हुए वो लोग कितने खुश हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तरफ शांति है, सुख है, अमन और चैन है, तो वो सिर्फ इसलिए है मिस दीना वाडिया क्योंकि जहां से आप एक तस्वीर को देख रही हैं, असलियत उससे बिल्कुल उलट है। वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि कब कोई बम कहां से आकर उनकी जिंदगी पर गिर जाएगा और उन्हें तहस नहस कर जाएगा। सच्चाई बिल्कुल उलट है जो आप नहीं देख पा रही हैं। अबू, अगर अम्मी ने कभी भी मुझसे आपके खिलाफ कोई शिकायत की हो तो आप उन्हें कसूरवार मत ठहराइए। आप भूलिए मत कि जब आपकी उनसे शादी हुई तो वो सिर्फ 18 साल की थी और आप 42 साल के थे। जी नहीं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात, तो उस समय मैं 40 साल का था और वो 16 साल की थी। जानती हूँ, अम्मी ने मुझे सब बताया कि वो आपके फ्रेंड और आपकी क्लाइंट की बेटी थी। आप दोनों के मिलने की बात, उनके आपको पसंद करने की बात, आप दोनों की दार्जिलिंग जाने वाली बात, तबीयत खराब होने के बाद वो मुझसे बहुत सारी बातें करती। ये कुछ समझ में नहीं आता था, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि वो मेरी बेटी और मैं अम्मी की अम्मी। कई बार तो उनकी बातों का कोई मतलब भी नहीं होता। मुझसे बात करके उन्हें बहुत सुकून मिलता। वो किससे करती हैं ये सब बात? उनका कोई अपना था भी तो नहीं उनके पास। यही तो उनका सबसे बड़ा हथियार था। वो सुनने वाले के मन में कुछ ऐसे जज्बात पैदा कर देती थी कि जैसे वही दुनिया की सबसे अकेली, सबसे मजबूर, सबसे बेचारी और सबसे लोनली औरत है। अबू अम्मी वही तो थी। वरना आप ही सोचिए कि एक 16 साल की लड़की अपने जन्मदिन पर, जहां उसके सारे दोस्त अहबाब आए हुए हैं, ऐलान कर देती कि अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो मिस्टर जे से करूंगी। देश के सबसे बड़े वकील मोहम्मद अली जिन्ना से शादी करूंगी। हाँ, और दीना वाडिया, यही बात मैंने भी अपने होने वाले ससुर मिस्टर डी शॉ पैट्रिक से कही थी कि अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका ये सारा सेक्युलरिज्म और प्रोग्रेसिव थॉट्स ये सब बनावटी नहीं है, तो मैं आपकी बेटी रतनबाई दिनसा से शादी करना चाहता हूं। यही बात मैंने कही थी। तो मालूम उन्होंने क्या किया था मेरे साथ? बरसों पुराने हमारे ताल्लुकात एक झटके में तोड़कर फेंक दिए। सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, 9 फुट। आपकी उम्र बहुत ज्यादा थी अब्बू, अदरवाइज वो मान जाते। अच्छा, तो तुम्हारे पैदा होने के बाद तो सबको नॉर्मल होना चाहिए था ना, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दीना वाडिया, इस मुल्क ने बहुत बहुत पहले मुझे समझा दिया था, तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितने भी मशहूर क्यों ना हो जाओ, कितना भी पढ़ लिख के कोई तोप क्यों ना बन जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हें मुसलमान हो। मुसलमान, मुसलमान। ये जिल्लत, बेइज्जती और अपमान को मैंने इतने बरसों से, जिसकी आपको मैं पालता रहा हूं, उसे कभी जाहिर नहीं होने दिया दीना वाडिया। लेकिन जिन 2-3 चीजों ने मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला है, उनमें से एक ये भी है। बहुत बड़े आदमी थे तुम्हारे नाना दिन शॉ पैट्रिक, लेकिन एक मुसलमान उनका दामाद बन जाए, ये उन्हें किसी कीमत पर गवारा नहीं था, किसी कीमत पर नहीं।
शांत हो जाइए। आप तो मेरे ग्रे वुल्फ है ना। अच्छा ये बताइए कि 16 से 18 के बीच तो आपकी अम्मी से मुलाकात नहीं होती, तो फिर बात कैसे करते थे आप लोग? क्या हो गया ये सब जानकर? बताइए ना। तुम्हारी अम्मी मुझे फोन करती थी, मिस्ड कॉल। पहले से बता देती थी कि मैं फोन करूंगी, और मैं बेसब्री से उनके फोन का इंतजार करता रहता था। जैसे ही फोन आता मैं लपक लेता। 2 साल तक इसी तरह चलता रहा ये प्रेम कहानी। 2 साल तक फोन पे चलती रही। तब तक जब तक कि एक दिन अचानक तुम्हारे नाना आकर तुम्हारी अम्मी को रंगे हाथों पकड़ने वाले नहीं थे। उनको लगा आज ये मुझसे बात करनी है, और मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे ये इनाम हो गया कि नहीं कुछ गड़बड़ है। मैंने फौरन आवाज बदल के बात करना शुरू कर दिया। भाई नाना को कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे नाना को मालूम नहीं था कि मैं लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं अक्सर शेक्सपियर के नाटक देखा करता था। तकरीबन हर रोज एक नाटक देखता था मैं। शायद दिल के किसी कोने में एक दबी हुई ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन एक्टर तो नहीं बन पाया। लेकिन उस दिन तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे नाना द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने से मैंने जरूर बचा दिया। और को सूप के लिए बोल दिया है, लाता होगा। और तुम जो हमेशा अपनी अम्मी की साइड लेकर मुझसे लड़ती हो, तो तुम्हें एक बात पता है, उन लोगों ने तुम्हारा नाम तक नहीं रखा था। 9 साल की हो गई थी तुम। स्कूल में दाखिला कराने की जब बात आई, प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम क्या है बच्ची का, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम्हारा नाम तो रखा ही नहीं गया था। सब लोग घर में तुम्हें खुशी खुशी कहकर बुलाया करते थे। और उस दिन भी उस सिचुएशन को बचाने के लिए तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा नाम दीना लिखवा दिया अपनी अम्मी के नाम पर। शायद उनके मन में ये ख्वाहिश रही होगी, मुझे मालूम नहीं। कहने का मतलब है किसी को कभी तुम्हारी परवाह नहीं थी, और तुम हमेशा मुझसे लड़ती हो उनकी साइड लेकर। आप इसके लिए अकेले अम्मी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। तो किसका कसूर है ये? मेरा कसूर है। हाँ, मेरा इतना कसूर जरूर है कि मैं जिंदा हूं। जो आदमी जिंदा होता है वो हमेशा कसूरवार होता है। दुनिया का सबसे बड़ा विलेन वही होता है जो जिंदा होता है, और जो मर चुका होता है वो देवता हो जाता है, फरिश्ता बन जाता है। ऐसा होता कि मैं मर चुका होता, इनकी अम्मी जिंदा होती, तो इनके विचार पलट चुके होते। क्या बक रहे हैं आप? मैं तो जिंदा तक नहीं रहना चाहता था। मुझे इस मुल्क के लिए जिंदा रहना पड़ा। इतिहास छोटे मोटे सुख दुख भावुकताओं इनको याद नहीं रखता। इन सब से बहुत पार जाना पड़ता है इतिहास को। तो फिर ये इतिहास का दुर्भाग्य। और मैं नहीं मानती कि इतिहास इतना अंधा और इतना निष्ठुर होता है। देखता सब है, सिर्फ बोलता नहीं। कमाल की औरत है आप। कभी मुझसे कोई रास्ता नहीं रखा। मैं जिंदा हूं या मर गया आपको इस बात की भी परवाह नहीं थी। लेकिन आज ये खबर सुनकर कि मैं आपकी अम्मी की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था, आप यहां आ जाती मेरे घर पर, मुझे ताने मारने, उलाहने देने, बातें सुना दे। मैंने आपसे कोई रिश्ता नहीं रखा। मेरी शादी के बाद आपने मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। हद है, हद है। मेरे घर पर आकर कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अपने दुश्मन के मुल्क में रहूंगी। जरूरत पड़ेगी तो लंदन अमेरिका कहीं भी जाऊंगी। लेकिन क्या है, किसके खिलाफ? जिहाद है ये, मैं समझता नहीं। भाईजान खामोश हो जाए ना। आप 10 साल की थी, 10 साल की जब आपके अम्मी का इंतकाल हुआ। लेकिन उसके 3 साल बाद तक आपके लिए दुनिया में आपकी अम्मी के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। आपका बाप है नहीं है आपको ये तक पता नहीं होता था। और तब भी आपके पास मेरे लिए एक दिन नहीं था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी अम्मी जानती है। मगर आपने दीना वालिया हमेशा अपने बाप को कसूरवार ठहराया है।
हमेशा अपनी अम्मी की साइड ली है, मेरे खिलाफ आप खड़ी रही है सारी उम्र, हमेशा। याद रखिएगा, मैं कायदे आजम हूं, कायदे आजम। सारी दुनिया मुझे देख रही है और आप आकर कहती हैं मेरे बनाए हुए मुल्क में नहीं जाएंगे, दुश्मन के मुल्क में रहेंगी आप। क्या है ये? अगर आपकी बीवी जिंदा होती ना तो वो भी आपसे यही कहती कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। एक सेकंड रुकिए, अभी पता चल जाएगा। आप रुकिए। हेलो, नेविल बोल रहा? जी, नेविल वारियर, मैं मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा हूँ। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। जी, एक्चुअली आपकी एक्स वाइफ मिसेस दीना वाडिया मेरे घर पर आई हुई है। जी, लेकिन मैं ये कुछ ऐसी बात है जो मैं आप दोनों को अपने सामने बिठाकर करना चाहता हूँ। जी, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मिस्टर। हाँ, क्या आप अभी घर पे आ सकते हैं मेरे घर पर? जी, ये मालाबार हिल, माउंट प्लेजेंट रोड। जी, आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस बंगलो। जी जी जी, एक्चुअली जी पूरा बॉम्बे जानता है। प्लीज आइए, मैं वेट कर रहा हूँ। जी, सॉरी परेशान कर रहा हूँ, प्लीज आइए, मैं वेट करता हूँ। क्या किया ये आपने? क्या था ये? अगर आपने उसे आने से रोका तो मैं उसे तब तक फोन करता रहूंगा जब तक कि मैं आप दोनों को बिठाकर सामने कुछ बातें क्लियर नहीं कर पाता हूँ। अब्बू, मेरा नैना से डिवोर्स हो चुका है, बहुत वक्त हो गया है और हमारे बीच में क्या चल रहा है ये जानने की उसे कोई जरूरत नहीं है। प्लीज फोन लगाइए, मना कीजिए उसे। आपकी अम्मी को गई भी तो कितने साल हो गए हैं, लेकिन अगर आज भी वो हमारे बीच में एक दीवार बन के खड़ी है तो मैं भी आपके एक्स हस्बैंड को बुलाकर कुछ बातें उनके सामने क्लियर कर सकता हूँ। आप मुझसे बदला ले रहे? आप इन छोटी छोटी चीजों से कभी ऊपर नहीं उठ पाए। आप उठ पाइए, बताइए, आप उठ पाई हैं? मिसेस दीना वाडिया, हम सब के सब हार्ड मांस के बने हुए पुतले हैं, कोई फरिश्ते नहीं है, जमीन से जुड़े हुए हैं। दुख हमें भी दुख देता है, सुख हमें भी सुख देता है। ये पूरी दुनिया अपने साथ हुए अपमान, जिल्लत, बेइज्जती, इन सब चीजों को याद करने और याद करके उनका बदला लेने पे टिकी हुई है। हमको फरिश्ते नहीं है और मैं जबरदस्ती किसी धर्म में नहीं रखता अपने आप को, ना कोई मुखौटा ओढ़ता हूं। जो सच्चाई है उसका सामना करता हूं। आपके पति को आना पड़ेगा और मेरे सामने कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी। आप फोन लगाइए, आप जिद कर रहे हैं, आप फोन लगाइए। नहीं, उसको आना होगा। अब्बू, आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, फोन लगाइए। नहीं, उसे आना होगा। भाईजान, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं वो है। आना होगा। नहीं नहीं भाईजान, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? भाईजान, फोन लगाइए भाईजान, आपको मेरी कसम। मेरी बात को देखिए।
हाँ, क्या पढ़ रही हो? मुल्कराज आनंद का नॉवेल है एक, लंदन से लिया था। काली सलवार पढ़ी है तुमने? अरे वो किसी सादत हसन। अश्लील लगी आपको? हाँ, कितनी गंदी बातें, गंदा परिवेश, कोठे वालियों की कहानियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे तो राइटर बहुत पसंद है, काफी अग्रेशन और पैशन के साथ लिखता है, वो भी एकदम रियलिस्टिक डिटेलिंग के साथ। मैंने तो भाईजान से भी कहा है कि नए मुल्क में ऐसे राइटरों को बैन कर देना चाहिए। किसको बैन करने की बात हो रही? अरे वो सादत हसन मंटो कितना बेहुदा लिखता है। तुम्हारे बुआ को सादत हसन मंटो की आंख नहीं सुना था। भाई मुझे तो ये लिटरेचर वगैरह पढ़ने का शौक नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता कानूनी किताबों से। फाती, दीना बचपन से बहुत पढ़ती है। अच्छा, मैं वो एक बात जानना चाह रहा था, क्या तुम्हें किसने बताया था कि मैं आज तुम्हारी अम्मी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया था? नेवल का कॉल आया था। ओके। तुम हमेशा से ये हाई नेक के कपड़े पहनती हो ना? हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसे कपड़े पहनती हूँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया। तुम्हारी अम्मी इस मामले में बिल्कुल उलट थी, बिल्कुल उलट। कैसे? वो बहुत अग्रेसिव, बहुत फैशनेबल, बहुत बोल्ड